साथियों नमस्कार। एमएस वर्ल्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज से हम बीए द्वितीय सेमेस्टर प्राचीन इतिहास विषय की कक्षा को प्रारंभ करने चल रहे हैं। साथियों इसके पहले का जो सेमेस्टर था मतलब प्रथम सेमेस्टर जो था उसमें आपने देखा कि प्राचीन विश्व की सभ्यताएं क्या क्या थी, साथ ही साथ अपने भारत की भी प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन किया। साथियों अब हम एक नए विषय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम होगा भारत का राजनैतिक इतिहास। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 647 ईस्वी तक हम अध्ययन करेंगे कि कैसे भारत की क्या राजनीतिक स्थिति रही जिसने भारत की गतिविधियों को, भारतीय जो इतिहास है उसको और मजबूत करने का काम करता है। कैसे एक छोटे छोटे राज्य आगे बढ़ते बढ़ते एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण करेंगे। तो उन्हीं सब गतिविधियों को हम अपनी पूरी कक्षाओं के माध्यम से देखेंगे। तो साथियों हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम अपने पाठ्यक्रम को देख लेंगे कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, अर्थात हमको अपने इस सेमेस्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो आप जो है एकदम मन से सिलेबस को नोट करिएगा, एक नोटबुक बना लीजिएगा, उस नोटबुक में आप पूरी सिलेबस को नोट कर लीजिएगा सर्वप्रथम। फिर उसके बाद जो जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको आप अच्छे से पढ़ते चलिएगा और उसको अपने कॉपी में लिखते भी चलिएगा। अभी आप लिख लीजिएगा और थोड़ा सा उसको पढ़ते हुए चलिएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा कि उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो उसके उपरांत आप फैक्ट को याद भी करने की कोशिश करिएगा। अगर आप इतना किए रहेंगे फिर उसके बाद जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तो आप जो है उसके 1-2 दिन पहले भी उसको रिवाइज करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर बेहतर होगा, साथ ही साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पेपर का नाम क्या है। तो हमारे पेपर का नाम है भारत का राजनैतिक इतिहास। क्या नाम है? भारत का राजनैतिक इतिहास। कब से कब तक? तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईस्वी तक, मतलब कि यहां तक के इतिहास को हमको देखना है। ठीक, इतना आप लिख लीजिएगा। ये आपके क्या हुआ? पेपर का नाम हुआ। ठीक, चलिए हम इसके पाठ्यक्रम की सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कि इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम चलिए देखते हैं। इकाई 1 में क्या है, यूनिट फर्स्ट में। तो यूनिट फर्स्ट में दिया गया है स्रोत। हम इसके स्रोत की चर्चा करेंगे, मतलब कि इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो हम कह सकते हैं, आपको पता भी होगा कौन कौन से 3 स्रोत हैं। तो क्या है? पुरातात्विक स्रोत देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। इसके अलावा क्या देखेंगे? साहित्यिक स्रोत, और फिर हम देखेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, चलिए दूसरी यूनिट देखते हैं हम लोग। दूसरा यूनिट है आपका महाजनपदों एवं गणराज्यों का विकास। महाजनपदों एवं गणराज्यों का विकास। इसके बाद इसी यूनिट में हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष साथियों हम आपको अच्छे से समझाएंगे। आगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं कि कैसे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, कैसे ये जो 16 महाजनपद थे वो सिमट कर क्या बढ़कर जो है मगध साम्राज्य के रूप में आ जाते हैं। मगध साम्राज्य के रूप में हमको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष में हम क्या पढ़ेंगे? हर्यन वंश को पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश को पढ़ेंगे, और अंतिम में पढ़ेंगे हम लोग नंद वंश। क्या पढ़ेंगे? नंद वंश पढ़ेंगे।
इसके बाद हम लोग देखेंगे फारसी, फारसी और यूनानी, फारसी और यूनानी आक्रमण, फारसी और यूनानी आक्रमण देखेंगे। तीसरा जो यूनिट होगा वो होगा मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे बिंदुसार का, बिंदुसार को पढ़ेंगे। फिर अशोक को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसके उत्तराधिकारी को देखेंगे। इसके जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन थे, कौन कौन थे, इनके उत्तराधिकारियों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन, मतलब कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन। और फिर इसी में हम एक और चर्चा करेंगे मेगस्थनीज की इंडिका, मेगस्थनीज की इंडिका। ठीक है साथियों, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चौथी यूनिट में है शुंग और सातवाहन वंश, शुंग और सातवाहन वंश। इसमें हम देखेंगे पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग के बारे में, पुष्यमित्र शुंग को देखेंगे और सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम को देखेंगे। इन दो शासकों का अध्ययन हम यहां पे करेंगे। पांचवा जो आपका है वो है भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, भारत पर विदेशी आक्रमण। उनमें हम क्या क्या देखेंगे, तो हिंद यमन के बारे में पढ़ेंगे, हिंद यमन। फिर उसके बाद हम लोग शक के बारे में पढ़ेंगे, शकों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पहलव के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुषाण वंश के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कनिष्क प्रथम को, कनिष्क प्रथम को हम लोग देखेंगे। ठीक। छठवां जो यूनिट होगा आपका होगा वो गुप्त वंश। क्या होगा, गुप्त वंश। इस गुप्त वंश में क्या देखेंगे हम लोग, चंद्रगुप्त प्रथम देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कुमारगुप्त को, कुमारगुप्त प्रथम को। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे स्कंद गुप्त को। फिर हम लोग देखेंगे गुप्त वंश का पतन, गुप्त वंश का पतन। फिर इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा इसमें वो होगी फाहियान की यात्रा। ठीक है, फाहियान की यात्रा। ठीक। हाँ, एक और लिख लीजिए। तो उसमें जो मैंने तीसरा नोट लिखाया था उसमें एक और था अशोक की धम्म नीति। ठीक है, वो तीसरे यूनिट में हम लोग अशोक की धम्म नीति को भी पढ़ेंगे। तो ये 6 यूनिट तक हो गया। 2 यूनिट और बचा है, उसको देख लेते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। सातवां है हूणों का आक्रमण। फिर इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे मौखरी वंश को, मौखरी वंश को। फिर हम लोग पढ़ेंगे उत्तर गुप्त वंश को। ये गुप्त वंश वाला नहीं है, ये अलग से गुप्त वंश है जिसका नाम क्या है, उत्तर गुप्त वंश। इनका अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। 8वें यूनिट में हम लोग देखेंगे पुष्य भूति
वंश को देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रभाकर वर्धन के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे हर्षवर्धन का जीवन चरित्र, हर्षवर्धन का जीवन चरित्र और उपलब्धियां, हर्षवर्धन का जीवन चरित्र और उपलब्धियां तथा हर्ष का उसके समकालीन शासकों से संबंध, समकालीन शासकों से संबंध। ठीक है। फिर लास्ट में हम देखेंगे वेनसांग की यात्रा। ठीक है। तो इस द्वितीय सेमेस्टर में इतने 8 यूनिट की आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है। आप लोग धैर्यपूर्वक पहले सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर एक एक करके, बहुत परेशान मत होइएगा, एक एक करके हम टॉपिक को लेते हुए चलेंगे और फिर अच्छे से अपने सिलेबस को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अब अपनी क्लास को यहाँ पर हम एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।